अस्सलाम डियर स्टूडेंट। आज हमारे पास चैप्टर नंबर 7 जिसको हम डिस्कस करेंगे। चैप्टर नंबर 7 में हम थोड़ा सा जो पॉइंट्स डिस्कस करेंगे वो कुछ यूँ होंगे कि वाइब्रेटरी मोशन या वाइब्रेशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, कंडीशन फॉर सिंपल हार्मोनिक मोशन एंड सम इम्पॉर्टेंट डेफिनेशंस। कुछ डेफिनेशन हमारे पास होंगी जो कि हम डिस्कस करेंगे। इस लेक्चर के बाद जो आप समझ चुके होंगे वो कुछ पॉइंट्स यूँ होंगे कि ऑसिलेटरी मोशन क्या है, सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या है, इंस्टेंटेनियस डिस्प्लेसमेंट, एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, टाइम पीरियड, फ्रीक्वेंसी एंड एंगुलर फ्रीक्वेंसी। आज हम इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे, स्टडी करने की कोशिश करेंगे और इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप लोगों को भी अच्छे से समझ आ जाएगी। अब एक दिमाग में सवाल आएगा कि जी ऑसिलेटरी मोशन या ऑसिलेशन क्या है। ऑसिलेशंस या ऑसिलेटरी मोशन को हमने प्रीवियस क्लासेस में टाइप्स ऑफ मोशन में डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। मोशन की डिफरेंट टाइप्स थी। टाइप्स ऑफ मोशन में हमने एक टाइप वाइब्रेटरी मोशन भी डिस्कस की थी। वाइब्रेटरी मोशन में हमारे पास जो लफ्ज़ इंक्लूड था टू एंड फ्रो मूव, टू एंड फ्रो मूव ऑफ अ बॉडी अबाउट देयर मेन पोजीशन। तो हम वाइब्रेटरी मोशन को ऑसिलेटरी मोशन भी कह सकते हैं, लेकिन कंडीशन उसके लिए कुछ यूँ होगी कि रेगुलर पैटर्न होना चाहिए। बिहेवियर जो मोशन ऑफ बॉडी का बिहेवियर हो वो रेगुलर होना चाहिए। तो हम ऑसिलेटरी मोशन इज़ अ मोशन दैट रेगुलरली रिटर्न्स टू गिवन पोजीशन आफ्टर अ फिक्स्ड इंटरवल ऑफ टाइम या टाइम इंटरवल। अब दिमाग में सवाल आएगा कि तमाम मोशंस की टाइप्स थी या एग्जाम्पल भी थी, तो अब हमारे पास ऑसिलेटरी मोशन है। तो ऑसिलेटरी मोशन की कोई सिंपलेस्ट डेफिनेशंस जो कि अभी हमने डिस्कस किया, तो इसी अंदाज में हमारे पास सिंपलेस्ट एग्जाम्पल भी होनी चाहिए। अ पर्टिकुलर टाइप ऑफ पीरियाडिक मोशन इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। अब आप लोगों के दिमाग में एक सवाल आया कि सर जी अभी तो आपने ऑसिलेटरी मोशन को डिस्कस किया, अब आप वाइब्रेटरी मोशंस के साथ साथ एक और नाम इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं, पीरियाडिक मोशन। मेरे बेटे पीरियाडिक का लफ्ज़ निकला पीरियड से। पीरियड मीन रेगुलर इंटरवल ऑफ टाइम। जब भी हम किसी भी बॉडी को डिस्कस कर रहे हैं या किसी भी बात जो कि एक रेगुलर पैटर्न के ऊपर रिपीट हो रही है, तो हम उसके लिए लफ्ज़ पीरियाडिक का भी बोल सकते हैं। तो हम इसी वजह से ऑसिलेटरी मोशन को पीरियाडिक मोशन भी कह सकते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन क्या होगी? विच अराइज व्हेन फोर्स एक्टिंग एन ऑब्जेक्ट इज प्रोपोर्शनल टू द पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट अबाउट सम इक्विलिब्रियम पोजीशन। एग्जाम्पल आपके सामने नीचे फिग में नज़र आ रही है कि जब आप एक स्प्रिंग मैथ सिस्टम को डिस्कस करते हैं तो स्प्रिंग के साथ एक बॉडी को अटैच कर दें और स्प्रिंग को रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच करें। फोर्स लगाने से बॉडी टू एंड फ्रो मूव करेगा। टू एंड फ्रो मूव करते हुए एक बात इसका ख्याल रखना है कि जब हम एक्सटर्नल फोर्स लगा रहे हैं, एक्सटर्नल फोर्स जब बॉडी के ऊपर अप्लाई करवा रहे हैं, तो बॉडी उसी लाइन पर, उसी पोजीशन में, जिस साइड पर, जिस लाइन में हम फोर्स लगा रहे हैं, बॉडी भी मूव कर रहा है। जैसे हमने एक्सटर्नल फोर्स रिमूव की, बॉडी अप्लाइड फोर्स के अपोजिट डायरेक्शन पर मूव करना शुरू कर देगा। तो a special kind of periodic motion occurs in mechanical system when the force acting on an object is proportional to the position object relative to some equilibrium position. Equilibrium position mean position. If this force is always directed toward the equilibrium position, the motion is called simple harmonic motion. जब भी हम ऊपर
2 लाइंस में सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिस्कस कर रहे थे, अब हम थोड़ा सा उसको एक्सप्लेन करने लगे हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन में बॉडी अपनी मीन पोजीशन या इक्विलिब्रियम पोजीशन के अराउंड ही मूव कर रहा है, और अगर हम उस बॉडी को डिस्प्लेस करवाते हैं मीन पोजीशन से अवे, बॉडी फिर भी रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स या एक्सटर्नल फोर्स, जब हम अप्लाइड या एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करेंगे, बॉडी रिटर्न टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन और इक्विलिब्रियम पोजीशन या मीन पोजीशन। तो बॉडी अपनी मीन पोजीशन की जाने आने की कोशिश करेगा या उसको कवर करेगा। अब जो भी मैंने आपको थोड़ा सा डिस्कस किया, तो उसको हम अब बाय फिग एक्सप्लेन करते हैं। मीन पोजीशन के ऊपर जो आपको फिग नंबर बी में नज़र आ रहा है, व्हेन द ब्लॉक इज एट इक्विलिब्रियम, एक्स मीन डिस्टेंस, पोजीशन, डिस्प्लेसमेंट, वो 0 है आपके पास, उस वक्त हम मीन पोजीशन पर या इक्विलिब्रियम पोजीशन पर कोई फोर्स नहीं लगा रहे। अगर हम मीन पोजीशन से अबव एफी को देखें, अ ब्लॉक इज डिस्प्लेस्ड टू द राइट फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन, राइट साइड पर अगर हमने डिस्प्लेस करवाया है, तो आप देख रहे हैं कि मीन पोजीशन से बॉडी जब एक्सट्रीम पॉइंट तक पहुंच चुका है, तो उसने कुछ ना कुछ डिस्प्लेसमेंट कवर किया है। एक्सटर्नल फोर्स को रिमूव करें, बॉडी अपनी मीन पोजीशन की जाने मूव करने की कोशिश करेगा, लेकिन वो मीन पोजीशन पर रुकता नहीं है, बल्कि मीन पोजीशन से भी बैक चला जाता है। अब यहाँ पर एक सवाल है, सर बॉडी को हमने डिस्प्लेस तो करवाया था मीन पोजीशन से, फोर्स रिमूव करने से बॉडी ने फिर मीन पोजीशन की जाने भी आना था, आ भी रहा है, फिर वो मीन पोजीशन पर रुका क्यों नहीं? तो उसका सिंपलेस्ट आंसर है जी रेस्टोरिंग फोर्स। अब रेस्टोरिंग फोर्स क्या है, उसको हम इंशाल्लाह नेक्स्ट डिस्कस करते हैं। अब सिंपल हार्मोनिक मोशन, सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन के ऊपर आ जाएं। अ बॉडी सेड टू बी एग्जीक्यूट सिंपल हार्मोनिक मोशन इफ इट्स एक्सेलरेशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द डिस्प्लेसमेंट and is directed towards its mean position, A directly proportional to minus x। पहली बात, हम यहाँ पर माइनस को डिस्कस नहीं करते, अभी हम यूँ देख लेते हैं कि A डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू x मीन जितना बॉडी में एक्सेलरेशन ज़्यादा प्रोड्यूस करवाएंगे, डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा। डिस्प्लेसमेंट उतना ज़्यादा होगा जितना एक्सेलरेशन ज़्यादा हो रहा है। तो एक्सेलरेशन कब ज़्यादा या कम होगा? जब हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक F इज इक्वल टू ma, सेकंड लॉ ऑफ मोशन जिसमें हमारे पास F इज इक्वल टू ma है, उसके मुताबिक जितनी हम फोर्स ज़्यादा लगाएंगे, बॉडी में एक्सेलरेशन भी उतना ज़्यादा पैदा होगा। तो मैं इसको यूँ कह सकता हूँ कि एक्सटर्नल फोर्स जितनी ज़्यादा लगाई जा रही होगी, उतना डिस्प्लेसमेंट भी बॉडी ज़्यादा कवर कर रहा होगा। ये तीनों फिग दोबारा आपके सामने हैं, जो कि आपने बनानी भी ज़रूर होंगी और लिखनी भी ज़रूर होंगी। अब मोशन ऑफ स्प्रिंग के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि सिंपल हार्मोनिक मोशन की आपकी बुक में बहुत सी एग्जांपल मौजूद हैं जिसकी वजह से एक्सप्लेन किया गया है। सबसे पहली और सिंपलेस्ट है मोशन ऑफ स्प्रिंग या मैस स्प्रिंग सिस्टम। अगर हम एक ब्लॉक ले लें, ब्लॉक जिसका मैस m हो, एक रिजिड सपोर्ट के साथ अटैच कर दें, उसके बाद जब हम बॉडी को मीन पोजीशन से मूव कराना चाहेंगे, तो बॉडी पर एक्सटर्नल फोर्स लगाई जाएगी। एक्सटर्नल फोर्स लगाने से बॉडी टू एंड फ्रो मूव करेगा। तो ये हमें जो पहला सवाल अभी हमारे दिमाग में आया था कि सर बॉडी ने तो सिर्फ मीन पोजीशन तक वापस आना था आफ्टर रिमूवल ऑफ अप्लाइड फोर्स, तो बॉडी मीन पोजीशन से पीछे क्यों चला गया? उसको डिस्कस करने से पहले हम थोड़ा सा अपने माइंड को रिकॉल करते हैं। हमने हुक्स लॉ पढ़ा था। हुक्स लॉ की डेफिनेशन डिफरेंट टाइप्स में आप एक्सप्लेन कर सकते हैं।
पहले आपने कहा था स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन रेशो जो है, स्ट्रेस टू स्ट्रेन रेशो वो कांस्टेंट है, या स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन इज इक्वल टू कांस्टेंट। तो अब उसको हम यूं फार्मूले में F इज इक्वल के एक्स कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सर माइनस का साइन, ये डायरेक्ट टुवर्ड इट्स मीन पोजीशन, पीछे की जानिब, इस वजह से। अब जैसे अभी हमने डिस्कस किया था कि बॉडी को डिस्प्लेस करवा रहे हैं मीन पोजीशन से, तो ये तीनों फिग्स उसी को एक्सप्लेन कर रही हैं। अब हुक्स लॉ हमारे पास क्या था, F इज इक्वल टू के एक्स, लेकिन मैस स्प्रिंग सिस्टम में या सिंपल हार्मोनिक मोशन के केस में हम F इज इक्वल टू माइनस के एक्स ले रहे हैं। द फोर्स ऑलवेज एक्ट्स टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन नोन एज रेस्टोरिंग फोर्स। जो मैंने अपने बेटों से अभी एक बात डिस्कस की थी कि हम बॉडी के ऊपर फोर्स जब रिमूव करेंगे तो बॉडी ने अपनी मीन पोजीशन की जानिब आना है। वो मीन पोजीशन पर रुकता नहीं है बल्कि पीछे चला जाता है ड्यू टू रेस्टोरिंग फोर्स। द फोर्स ऑलवेज एक्ट टुवर्ड्स द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब इसका क्या मतलब, जब हमने फोर्स रिमूव की, बॉडी के अंदर एक और फोर्स प्रोड्यूस हो चुकी थी जो कि उसको मीन पोजीशन की जानिब लाने की कोशिश करती है, लेकिन वो रुकता नहीं है, फिर मीन पोजीशन से बैक चला जाता है। वो फोर्स फिर उसको मीन पोजीशन की जानिब लाने की कोशिश करती है। ये इसी अंदाज में टिल नाउ, जब तक उसके अंदर एनर्जी जो कि हमने अप्लाइड फोर्स की फॉर्म में लगाई थी वो रिमूव नहीं हो जाती, तब तक बॉडी अपनी मीन पोजीशन पर रुकेगा नहीं। अब यही बात हम अगर फीक को देखकर एक्सप्लेन करना चाहें तो हमारे पास नज़र आ रही है। अब कुछ इंपॉर्टेंट किस्म के फीचर्स हैं कि जब बॉडी एट एक्स इक्वल टू 0 मीन डिस्प्लेसमेंट उसका 0 था। यहाँ पर एक मोस्ट इंपॉर्टेंट किस्म की बात समझने वाली है। दो किस्म के केसेस आपके माइंड में आएंगे। एक केस कि सर इनिशियली तौर पर हम डिस्कस कर रहे हैं, और एक जब हम उसके ऊपर फोर्स लगाने के बाद रिमूव कर चुके उसके बाद हम उसको डिस्कस कर रहे हैं। तो पहली बात हम ये देखते हैं, जब हम इनिशियली तौर पर बॉडी रेस्ट में है, मीन पोजीशन पर उसकी वेलोसिटी 0, एक्सेलरेशन भी 0, फोर्स भी 0। क्यों? बॉडी के ऊपर किसी किस्म की फोर्स नहीं लग रही। तो आपके माइंड में एक और बात भी आएगी कि सर ये नॉर्मल फोर्स है, टेंशन फोर्स, वो क्योंकि आपस में पैरेलल हो जाती हैं, पैरेलल एंटी पैरेलल, तो वो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देती हैं। जबकि हम यहाँ पर जो अब डिस्कस करना चाह रहे हैं वो ये है कि बॉडी के ऊपर हमने फोर्स लगाई, फोर्स लगाने के बाद बॉडी को हमने रिलीज कर दिया, बॉडी अपनी मीन पोजीशन की जानिब आएगा। जब वो मीन पोजीशन एट मीन पोजीशन पर पहुंचेगा उस वक्त उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। सादा से एग्जांपल में, आप झूला झूलते हैं, झूले के ऊपर बैठकर आपको अगर झूला देने वाला या आप खुद मूव करते हैं अपवर्ड, तो मैक्सिमम हाइट पर पहुंचते 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 आपकी वेलोसिटी 0 हो जाएगी। फिर वहाँ से दोबारा आप जब बैक नीचे की जानिब आना की कोशिश करेंगे या आएंगे, तो मीन पोजीशन की जानिब या मीन पोजीशन पर वो मैक्सिमम स्पीड से जाएगा। द ऑब्जेक्ट्स मोमेंटम कॉजेज इट टू ओवरशूट द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जो भी मैंने अपने बेटों को ये डिस्कस करवाया, तो अब हम ज़रा इस फार्मूले की जानिब आने की कोशिश करते हैं कि जी मैथमेटिकली तौर पर हम सिंपल हार्मोनिक मोशन को किस अंदाज में एक्सप्लेन कर सकते हैं। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन के मुताबिक हमारे पास F इज इक्वल टू ma, जबकि हुक्स लॉ के मुताबिक हमारे पास F इज इक्वल टू माइनस के एक्स। अगर हम इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2 को रिलेट करवाएं तो हमारे पास a इज इक्वल टू माइनस के एक्स ओवर m, जबकि a डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू माइनस एक्स। ये वही फार्मूला जो कि हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहले डिस्कस किया था। जी मेरे शहजादे, अब हम थोड़ा सा नेक्स्ट डिस्कस करते हैं कि प्रॉपर्टीज ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, जो सम इंपॉर्टेंट
फीचर्स भी कह सकते हैं, जो कुछ डिस्कशन जो हमने की थी कि हम डिफरेंट पीरियड, फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड इनको डिस्कस करेंगे, तो उनके कुछ फार्मूलाज आपके सामने हैं। पीरियड, फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, ये नेक्स्ट हम इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में इनको मज़ीद डिस्कस भी करेंगे और फर्दर इनका रिलेशन भी ड्रा करेंगे। अभी हम बात करते हैं एम्पलीट्यूड क्या चीज़ है जी। एम्पलीट्यूड को हम ए से रिप्रेजेंट कर रहे हैं द मैग्नीट्यूड ऑफ मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट इन आइदर डायरेक्शन। साइन फॉर्म में अगर देखा जाए तो मीन पोजीशन से अबव, सर्कुलर मोशन में देखा जाए तो मतलब हम किसी भी साइड पर मैक्सिमम जो उसका डिस्प्लेसमेंट ऑफ मैग्नीट्यूड है उसको हम क्या कहते हैं जी, एम्पलीट्यूड कहते हैं, जो कि आपके पास फिग में क्लियरली तौर पर नजर आ रहा है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम ओमेगा से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास फाई यहाँ पर 0 है तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का जो फार्मूला ड्रा किया जाता है वो कैसे, जबकि हमारे पास ए कॉज ओमेगा टी, तो यहाँ से हम ओमेगा की वैल्यू निकालना चाहेंगे तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आएगी 2π/t। यह रिलेशन कैसे आ जाता है, कुछ बच्चों को इशू होता है, तो वो रिलेशन मैंने यहाँ पर ड्रा किया है। अब हमारे पास टाइम पीरियड एंड फ्रीक्वेंसी रेसिप्रोकल हैं, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी के दो रिलेशंस आ सकते हैं, ओमेगा इज इक्वल टू 2π/t या ओमेगा इज इक्वल टू 2πf। नेक्स्ट हमारे पास है पीरियड, टाइम पीरियड, इसी अभी हम फार्मूले। अब टाइम पीरियड क्या चीज़, जब बॉडी अपनी मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन से फिर मीन पोजीशन की जाने मूव करके आ रहा है, उसे एक रोटेशन कंप्लीट करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसे हम टाइम पीरियड कहेंगे, और जो वो एक रोटेशन कंप्लीट करेगा उसको हम पीरियड कहेंगे। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, बॉडी जब अपना एक चक्कर मुकम्मल करेगा तो उसके एक चक्कर मुकम्मल करने को हम पीरियड का नाम दे रहे हैं, जबकि उसके एक चक्कर को मुकम्मल करने के लिए, एक ऑसिलेशन को मुकम्मल करने के लिए जो टाइम रिक्वायर्ड होगा उसको हम टाइम पीरियड का नाम दे रहे हैं। आपके सामने है कि जी एक कर्व जब तक कंप्लीट पॉजिटिव हाफ साइकिल, नेगेटिव हाफ साइकिल कंप्लीट होगी तो उसको आपके सामने टाइम पीरियड टी से रिप्रेजेंट किया गया है। एंगुलर फ्रीक्वेंसी, अभी हमने रिलेशन भी निकाला था, तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी को कुछ इस अंदाज में आपके सामने अगर हम ग्राफिकली तौर पर रिप्रेजेंट कराना चाहें तो साइन वेव या बॉडी की मूवमेंट कुछ इस वे में आपको नजर आएगी। यहाँ पर अभी हमारे पास जो एंगुलर फ्रीक्वेंसी का भी हमने रिलेशन निकाला था, एंगुलर फ्रीक्वेंसी को हम डिफरेंट अंदाज में रिलेट करा सकते हैं। अभी तक हमने सिर्फ दो फार्मूलाज देखे, ये थर्ड वन है, इंशाल्लाह ये नेक्स्ट हमारे साथ ही आएगा। 2πv/λ, क्यों v/λ, जबकि v इज इक्वल टू एफ लैम्डा था आपके पास, तो वो भी इंशाल्लाह हम f अभी हमने निकाला था, ओमेगा इज इक्वल टू 2πf, तो f की वैल्यू हमारे पास आएगी v/λ, तो हम यहाँ पर अगर पुट कर दें तो हमारे पास ओमेगा इज इक्वल टू 2πv/λ। अगर ये ड्रा करना चाहें तो आप इसके रिलेशन को भी ड्रा कर सकते हैं। अब फ्रीक्वेंसी एंड पीरियड्स, अभी मैंने एक लफ्ज़ कहा था आपसे कि जी पीरियड एक कंप्लीट रोटेशन को नाम दे रहे हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी नंबर ऑफ टर्न्स भी कह सकते हैं, या दूसरी मीनिंग में मैंने यहाँ पर आपको एक सादा और आसान लफ्ज़ों में एक्सप्लेन करने की कोशिश की कि पीरियड या फ्रीक्वेंसी को हम सिमिलर मीनिंग में भी ले सकते हैं, जबकि फ्रीक्वेंसी के रिलेशन हमारे पास 1/t, ω/2πf एटसेट्रा। तो पीरियडिक मोशन, अब हम अपने लेक्चर को समराइज करने लगे हैं। सबसे पहले हमारे पास है पीरियडिक मोशन। पीरियडिक मोशन क्या है जी, पीरियड, हार्मोनिक मोशन, सेल्फ रिपीटिंग मोशन को हम क्या नाम देते हैं, पीरियडिक मोशन। ऑसिलेशंस, जबकि स्टार्ट में हमने एक बात डिस्कस की थी कि ऑसिलेशंस क्या हैं या ऑसिलेटरी मोशन क्या है, उसकी भी हमने डेफिनेशन देखी थी। तो पीरियडिक मोशन इन सर्टेन डायरेक्शन रेगुलर भी कह सकते हैं, उसको हमने नाम दिया था ऑसिलेशन। पीरियड आ टाइम ड्यूरेशन ऑफ एन ऑसिलेशंस से नाम दे रहे हैं पीरियड का। फ्रीक्वेंसी द नंबर ऑफ ऑसिलेशन पर यूनिट टाइम
या 1/t, इसका फार्मूला f = 1/t। और इसी अंदाज में आपके पास इसका ऐसे यूनिट क्या बनेगा जी, 1/s। सेकल इनवर्स भी कह सकते हैं, पर सेकल भी कह सकते हैं, पर सेकंड भी कह सकते हैं, हर्ट्ज भी कह सकते हैं। उम्मीद है आपको आज के लेक्चर समझा गया होगा। अगर किसी भी किस्म का कोई आपको प्रॉब्लम है तो आप कमेंट करें, लाइक एंड शेयर कर दें इस वीडियो को।